अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इलेक्शन का मौसम है और इलेक्शन के मौसम में ये कहावत मशहूर है कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है वोट की खातिर। मगर अब ऐसा लग रहा कि गधा किसी को बाप बनाने के लिए सोच रहा है या अपने आप को वाकई में गधा समझने लगा है, या ये हो गया है कि लोगों पे 9 साल से झूठ बोल बोल कर जो बोझ लादा गया था गधे पे, वो गधा अब संभालने के लिए परेशान है। शायद ऐसा ही लग रहा है क्योंकि हालात जिस तेज़ी से मुल्क में बदलते जा रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अब 200 पार भी मुश्किल नज़र आ रहा है। 400 पार की बात हो रही थी, लेकिन 200 पार की भी बात मुश्किल नज़र आ रही है। मंदिर, मस्जिद और मुसलमान के बग़ैर बीजेपी की सियासत नहीं चलती, ये बात अलग है। लेकिन इसके अलावा अगर देखेंगे तो 2014 में 10 साल का वक्फा गुजरा था, 2004 से 2014 तक। उसमें कांग्रेस को बदनाम किया गया था। ये कहा गया था कि जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर जो झूठ की भरमार की गई थी, उसमें ये हुआ था कि लोग ये समझे कि झूठ का बोलबाला है और बोलने वाला सच्चा है। ये सोचकर 9 साल निकाल दिए, एक बार नहीं 2 बार भी वोट देकर इन्हें जिताने में हम लोग कामयाब हुए थे। लेकिन अब ऐसा हाल है कि 9 साल के बाद बहुत सारे हिंदुस्तानियों का हाल बेहाल है और अब ऐसा लग रहा कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं अपने कारनामे बताने के बजाय या ये बोलने के बजाय हर वक्त हर लीडर मोदी मोदी कहकर फिर से वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है। बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तो हर वक्त रही है, इस बार भी यही कोशिश रही है कि अब लोगों को 400 पार का एक निशाना बोलो और लोगों को ज़हनी तौर पे ये इस तरफ माइल करो कि वो वोट दबाते वक्त कहीं ना कहीं फूल के बटन पर ही वोट दबाएं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा कि 100 पार तो हो जाएंगे, लेकिन 200 पार होना मुश्किल नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वैसे भी जब चोर की मौत आती है तो ये कहा जाता है कि वो गलती पर गलती करता जाता है या पुलिस स्टेशन के करीब भी आ जाता है। वैसा ही ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है या जिस तरह अब ईडी और सीबीआई जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वैसा लग रहा है कि अब गलती पे गलती होते जा रही है और चोर पुलिस स्टेशन से खुर्बत हासिल करता जा रहा है। बेघरों को घर मिला, करोड़ों की तादाद में करोड़ों लोगों को गैस सिलेंडर मिला, बेहिसाब लोगों को पीने का पानी मिला और वैसे ही शौचालय बने, लाखों करोड़ों शौचालय बने, मुल्क में रोड बनी, बिजली के नए नए खंबे या नए नए मुकामात पर बिजली लगाई गई। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात को छोड़कर मंदिर के सहारा लेने की एक बात हो रही है। कहीं ना कहीं या हर मोड़ पर मजहबी जज्बात को भड़काने की एक कोशिश लगातार चलती आ रही है। मगर लोग हैं कि अब इस मर्तबा शायद अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर परेशान हैं और वो समझदारी से काम लेंगे, क्योंकि जगह जगह बेरोज़गारी है। इसको देखकर लोग परेशान हैं। बाप अपने बेटे को नौकरी ना मिलने की वजह से परेशान है, बेटा पढ़ लिख कर नौकरी ना मिलने की वजह से परेशान है। तो अब ऐसा लग रहा कि ये कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं जब मज़हब की बात होती है तो लोग दूसरे चीज़ों को या दुनियावी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो फिर से ये भड़काने की एक कोशिश हो रही है, इसलिए कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का इफ्तिताह अमल में आया और पूरे पुजारियों को बाजू रखकर भी साहब अपने आप प्रोग्राम संभाले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो यूफोरिया क्रिएट करना चाह रहे थे, जो मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भी नाकाम हुए हैं लोग। कहीं ना कहीं यकीनन राम मंदिर बन गया है, लोग खुश होंगे बहुत सारे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से इस मर्तबा राम मंदिर के ऊपर वोट मिलना मुश्किल है। तो कहीं कभी काशी मथुरा की बात हो रही है, कहीं भोपाल में एक मस्जिद को गिराने की बात हो रही है, दिल्ली की मस्जिद को गिराने की बात हो रही, फिर कहीं ना कहीं फिर एक जज्बाती नारे को लाकर सेंटर स्टेज पे बिठाने की एक कोशिश हो रही है। स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, कोई स्मार्ट सिटी की बात नहीं कर रहा है।
कश्ती भंवर में जभी भी आ जाती है जब ही अक्ल ठिकाने आने वाली है। अब धर्म का धंधा ऐसा चलाने की कोशिश हो रही है कि धंधे के नाम पे चंदा भी होना है या चंदे के नाम पे धंधा भी देने की बात हो रही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी सामने आए हैं, वो लेकर लोग काफ़ी परेशान थे कि कहाँ गया पैसा। लाखों करोड़ों जो 15 लाख अकाउंट में आने वाला था, अकाउंट में तो नहीं आया, लेकिन 6,500 करोड़ से लेके 8,500 करोड़ तक ये 2,000 करोड़ का जो झोल है वो बाज़ इसमें बताए हैं, बाज़ एनडीए पार्टनर्स में बताए हैं। बहरहाल ये फिगर ऐसा है कि लोगों को कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ एक हलचल करके रखी है। 83% नौजवान हैं जो आज नौकरी की तलाश में बेरोजगार फिर रहा है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, जिस तरह 15 लाख हर एक के अकाउंट में आने की बात थी, वैसे 2 करोड़ नौकरियां देने की भी बात थी। वो बात भी नहीं हुई है। 10 करोड़ मजदूर आज परेशान हैं, उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल रही है। एक व्यापारी तबका जो 5% तक का है, जो ख़ास तौर पे पूरी बिरादरी को, समाज को माइल करता है बीजेपी की तरफ, वो भी कहीं ना कहीं गब्बर सिंह टैक्स से परेशान है। मगर अभी भी ये है कि वो तबका अभी भी बीजेपी के साथ ही है। पिछले अगर उसमें देखेंगे तो वो हर वक्त ही साथ रहा है। कम से कम इस बार बहुत सारे लोगों के होश ठिकाने आ गए हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे खर्चे की ज़रूरत पड़ रही है। अगर कोई अचानक बीमार पड़ जाता है और जिसके पास अगर पॉलिसी नहीं है तो फिर उसे कर्जा लेकर हॉस्पिटल की बिल अदा करना पड़ रहा है। बच्चों की स्कूल की फ़ीस की बात आई तो भी वहाँ पर भी टाइट सिचुएशन में बहुत सारे हिंदुस्तानी आज परेशान हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं किसी न किसी के होश ठिकाने आएंगे। और इस मर्तबा ये बात, ये एक गैस चल रहा है। 400 पार का निशाना जब आया तो अब ये बात हो रही है कि 400 पार का निशाना अपनी जगह है, बोलने के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह 15 लाख रुपए थे वैसे ही 400 पार का निशाना है, लेकिन हकीकत ऐसा लग रही है कि अगर वाक़ई में इनक़िलाब बर्पा होता है तो फिर बीजेपी 100 पार करेगी, उसके बाद रुक जाएगी। अगर नहीं होता है, कुछ लोग अभी भी भक्त बन के फिरना पसंद करते हैं, तो फिर वो बहुत से बहुत 180 और 220 के बीच में कहीं ना कहीं टिक के बीजेपी को रोक देगी। ये बात ज़रूर हो रही है कि किस तरह होगा, लेकिन जिस तरीके से हालात बदलते जा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ पर भी जो हालात या डिफरेंस ऑफ वोट जो थे उस पर अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी हालात बदलते नज़र आ रहे हैं। एक पार्टी हिंदुत्व की बात करती थी और 4 पार्टी सेक्युलरिज्म की बात करते थे, लेकिन अब इंडिया अलायंस के आने के बाद से ऐसा लग रहा है कि 4 पार्टीज़ एक जगह हो गए हैं और अब आमना सामने का मुकाबला है। आमने सामने के मुकाबले में कहीं पर भी देखिए आप, वहाँ पे बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। और इस मर्तबा भी ऐसा ही लग रहा है कि ये बात हो सकती है। अगर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में 80-85 सीटों के बीच में अगर 20 सीट भी कांग्रेस लेती है और अगर 30 सीट यूपी से जाते हैं और सिर्फ 20 सीट बिहार से चले जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि 240 पर तो आप ऐसे ही आ गए। महाराष्ट्र अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है, झारखंड अलग है, बंगाल अलग है, यहाँ पर भी माइनस के फिगर में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आसाम की बात तो वहाँ पे CA/NRC को लेकर गलती हो गई है, बहुत बड़ा ऐलान हुआ था, लेकिन वो भी अब इस मर्तबा भारी पड़ने के लिए नज़र आ रहा है। ये रहा सवाल सियासी पस मंज़र का जो हिंदुस्तान में है उसको लेकर। लेकिन इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो 294 जो बीजेपी के MPs हैं, एक औसतन एक MP की दौलत का तखमीना जो ADR रिपोर्ट में बताया गया है वो ये है कि एक MP कम से कम 15 करोड़ या 15 करोड़ 60 लाख रुपए का मालिक है। बीजेपी के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति हैं। तो हर आदमी 294 को अगर हम देखेंगे तो हर आदमी 15 करोड़ का मालिक है। इसमें 100 करोड़ के भी लोग हैं, 250 करोड़ के भी लोग हैं। मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं जो आज इलेक्शन में जा रहे हैं। 5 करोड़पति अगर आमदनी के एतबार से देखेंगे या सियासी लीडरों के हिसाब से देखेंगे
तो पहला आदमी या पहली करोड़पति लोगों में अव्वल नंबर पे जो है जयदेव गल्ला, जो तेलुगु देशम के हैं, और उनकी सालाना आमदनी 43 करोड़ रुपए है। उसके बाद रंजीत रेड्डी हैं, जो चिवड़ला से एमपी का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। उनकी आमदनी अगर कैलकुलेट करें तो उसमें बताया गया है कि उनके टैक्स रिटर्न्स में, उनके एफिडेविट में बताया गया है कि उनकी आमदनी 33 करोड़ रुपए सालाना है। और तीसरे नंबर पर ए प्रभाकर है, जो वाईएसआरसीपी के हैं, जिनकी आमदनी 26 करोड़ रुपए सालाना है। चौथे नंबर पर पिंकी मिश्रा है और पांचवें नंबर पर गौतम गंभीर है, जो 24 और 12 करोड़ के ऊपर है। वैसे मालियत के एतबार से अगर पहले तीन अगर कौन माली तौर पे मजबूत है, उनको अगर देखेंगे तो एक नकुल नाथ है, जो कमलनाथ के बेटे हैं। उनकी मजमुई दौलत 660 करोड़ है। DK सुरेश हैं, जो कर्नाटका के हैं, उनकी मजमुई दौलत 338 करोड़ के करीब है। और तीसरे नंबर पर रघुराम है, जिनकी 325 करोड़ है। ये तो इतनी दौलत रखने वाले हैं। अगर हेमा मालिनी को हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे, जो बीजेपी की MP हैं, धर्मेंद्र की बीवी हैं हेमा मालिनी, और फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, उनको अगर देखेंगे तो उनके पास 250, हरसिमरत कौर जो पंजाब की हैं, उनके पास 217 करोड़ के असासजात अपने पास रखते हैं, जिनमें मूवेबल और इमूवेबल है, मतलब शेयर्स हैं, जेवर हैं, ये भी है, और घर की ज़मीन जायदाद के हिसाब से देखेंगे तो इनके पास, एक के पास 250 करोड़ है, एक के पास 217 करोड़ है। वैसे सबसे कम आमदनी रखने वालों की भी रिपोर्ट इस मरतबा आई है, जिसमें यह बताया गया है कि जी माधवी हैं, जो आंध्र प्रदेश से इलेक्शन लड़ती हैं, जिनके पास सिर्फ 1,40,000 रुपये उनके पास पैसे हैं, जिसके ऊपर वो इलेक्शन लड़के जीतती हैं। ऑफकोर्स रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट पे वो इलेक्शन लड़ती हैं, अराकू वैली से, विशाखापट्टनम में अराकू वैली से वो MP के लिए लड़ती हैं। चंद्रानी मुर्मू हैं उड़ीसा की, जिनके पास 3,40,000 रुपये की सेविंग्स ही हैं। और इनसे थोड़ा बढ़कर है प्रज्ञा सिंह ठाकुर। यकीनन सबको मालूम है कि मालेगांव बम ब्लास्ट में इनका रोल था, या सुप्रीम कोर्ट में ये जेल में रही थी, जेल के बाद निकली सुप्रीम कोर्ट से रिहा होकर, तो इनके पास 4,40,000 रुपये की वो मालिक हैं। तो ऐसा करोड़पतियों की फेहरिस्त में, और फिल वक्त डेवलपमेंट के एंगल को छोड़कर जिस तरीके से बात हो रही है, वो ये हो रही है कि इलेक्शन में किसको क्या आएगा। अब जबकि अगले हफ्ते से या 18 अप्रैल के बाद से पूरी धूमधाम इलेक्शन की चालू हो जाएगी, तो इसमें लोगों को एक के बाद दीगरे किस किस के नए एफिडेविट के साथ हर एक के बारे में डिटेल्स मालूम होते चले जाएंगे। जैसे जैसे मालूम होते जाएंगे मैं भी आपके सामने रखता जाऊंगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो अपनी जगह अपनी हिकमत अमली बनाने में है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से गलती पे गलती करते चले जा रही है, उसमें ऐसा लग रहा कि वो दिन दूर नहीं जबकि 294 से 194 तक भी इनका फिगर घटकर सामने आ जाएगा। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का इत्तेहाद हुआ है, तो इसमें भी हालात दिल्ली की 7 सीटें और पंजाब की 20 सीटों पर भी, वहाँ पर भी बीजेपी के लिए जो हालात हैं कोई साजगार नहीं है। अब देखना यह है कि किसान क्या करता है, बेरोज़गार नौजवान क्या करता है, या बेरोज़गार नौजवान के वालिदैन माँ बाप क्या करते हैं। अपने बेटे की परेशानी को देखकर अगर वो होश में आकर वोट डालते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बुरे दिन का आगाज़ हो जाएगा और पूरे हिंदुस्तान अच्छे दिन की तरफ चलना शुरू कर देगा। बहरहाल ये ऐसे चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हमें भी पता चलेगा कि ये 4 जून तक किस करवट बदलते हैं। वैसे एक और चीज़ अगर देखेंगे तो जो हिकमत अमली यहाँ पे बीजेपी ने की है वो ये है कि होता ये था कि फर्स्ट फेज़ में आंध्रा और तेलंगाना का इलेक्शन होता था, लेकिन ये आगे बढ़ा के चौथे फेज़ में लेके गया है। लेकिन कर्नाटका का इलेक्शन भी अगर हम देखेंगे तो कर्नाटका सिंगल फेज़ में होने वाला इलेक्शन इस रियासत में भी 2 फेजेज़ में होने जा रहा है। तेलंगाना और आंध्रा में तो एक ही फेज़ में हो रहा है, लेकिन कर्नाटका में चूँकि बीजेपी अभी इख्तदार भी छोड़ी है और बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा,
तो शायद वहाँ पे सिंगल फेज की जगह डबल फेज में इलेक्शन हो रहा है। बहरहाल इन सब से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और मैं फिर से यही कहूँगा कि हम एक जगह रहकर एकजुट होकर वोटिंग परसेंटेज को अगर हम बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ये बात कही थी, लेकिन फिर ये बात कह रहा हूँ कि 200 सीट ऐसे हैं इस साल 302 में से 200 मुकामात या 200 रुकने पार्लियामेंट बीजेपी के जो जीते हैं वो सिर्फ 2000 से 20,000 वोटों की मार्जिन से जीते हैं। अगर हम हमारा वोट परसेंटेज बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूं कि हम पूरी काया पलट सकते हैं। सिर्फ ये है कि मई रहेगा, मई में गर्मी रहेगी, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने गर्मी में रोज़े रहे हैं। जब 13 मई को जब हम इलेक्शन के लिए जाएंगे, जब तो रोज़ा नहीं रहेंगे, आप पानी पी सकते हैं और गर्मी को भी आप गर्मी की भी ताब ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि हर चीज़ को भूलकर एक दिन आप ये तसव्वुर कर लीजिए कि आप रोज़ा हैं, सिर्फ पानी पीने के हद तक आपको इजाज़त है और आप रोज़ा हैं। नाश्ता मत करिए, सुबह सुबह निकलिए और अपने वोट का इस्तेमाल करके आ जाइए। इसलिए कि हम तेलंगाना की ही अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना में हैदराबाद में अलग माहौल है। हैदराबाद में माधवी लता जो बीजेपी की कैंडिडेट है, उन्हें ना राजा सिंह की तायद हासिल है, ना उन्हें बीजेपी और आरएसएस की तरफ से तायद मिल रही है। लेकिन तेलंगाना की 17 सीटों में 10 सीटों पर, ख़ास तौर पर निज़ामाबाद, आदिलाबाद और करीमनगर, इन 3 सीटों पर बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है। वहाँ पर अगर हम सही वोट का इस्तेमाल करते हैं, तादाद हमारी बढ़ाते हैं, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि मैं वो पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वोट अगर बढ़ जाता है, वोट परसेंटेज अगर हमारा बढ़ जाता है, तो आप सबको मालूम है कि कौन सी पार्टी को वोट डालना है। उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतर रहेगी। ये सोचकर अगर हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूँ कि तेलंगाना के साथ साथ, और जो बात कही जाती है कि तेलंगाना में जिसकी मेजॉरिटी आती है उसी की हुकूमत सेंटर में आती है, तो आप इस बात को ही जहन में रखेंगे और अपना वोट परसेंटेज बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि नताइज भी आपके हक़ में, आपके मुवाफ़िक़, आपके ख़यालात के, आपके जज्बात के मुवाफ़िक़ ही निकलेंगे। सिर्फ ये है कि वोट बढ़ाना बहुत ही अहम है और इसके लिए अभी से आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाइए कि आपको वोट डालना ज़रूर लाजमी है। बहरहाल ये बात ऐसे है कि अभी और 4 हफ्तों तक यही बात चलते रहेगी। अप्रैल के भी चलेंगे, मई के भी चलेंगे, बल्कि 6 हफ्तों तक ये बात चलेगी। इसमें मैं आपको 13 मई से पहले जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें किस तरह, कौन से एरिया में कितने वोट हमारे हैं, कितने वोट सेक्युलर हैं, कितने वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, इन सब की बात करते रहूँगा ताकि आपको और ज़्यादा मंजर और ज़्यादा आया हो जाएगा आपको और फैसला करने में दुश्वारी नहीं आएगी। बहरहाल इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने प्रोग्राम को इस हफ्ते यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।